नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड प्रवासी मजदूरों को एयरलिफ्ट कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मजदूरों की मुफ्त यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राज्य सरकार ने आज लेह के बटालिक से 60 मजदूरों को एयरलिफ्ट कराया। इन्हें पहले रांची लाया जाएगा और फिर यहां से दुमका भेजा जाएगा। ये सभी मजदूर दुमका के रहने वाले हैं और लेह के बटालिक सेक्टर में बीआरओ प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। लेह में फंसे दुमका के मजदूरों ने ट्विटर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लद्दाख प्रशासन से इन मजदूरों को सहायता करने का आग्रह किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने इस वक्त, जब इन सभी 60 मजदूरों को एयरलिफ्ट कराया जा रहा था। ट्विटर पर जब इन लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मदद का आग्रह किया तो इस पर तत्परता दिखाई मुख्यमंत्री ने। इस बीच झारखंड कंट्रोल रूम के द्वारा इन मजदूरों से संपर्क साधकर इन सभी का राज्य पोर्टल और ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया गया। तस्वीरें आपके सामने, स्पाइस जेट विमान से इन सभी को एयरलिफ्ट जब कराया जा रहा था और 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब उस वक्त तक ये सभी रांची में मौजूद होंगे और यहां से फिर इन्हें इनके जिले तक पहुंचाया जाएगा। तो झारखंड ये पहला राज्य जो एयरलिफ्ट कर अपने मजदूरों को, और जो लोग वहां लेह में फंसे हुए थे, लद्दाख से एयरलिफ्ट किया जा रहा और इन सभी को लेकर के तकरीबन 3 बजे का वक्त जब ये मजदूर रांची पहुंचेंगे और इसके बाद इन्हें पहुंचाया जाएगा इनके गृह जिले। तस्वीरें आपके सामने दो तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जब इन्होंने आग्रह किया झारखंड सरकार से और ट्विटर हैंडल पर जाकर, जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इन लोगों ने ये आग्रह किया कि हमें यहां से निकाला जाए, अपने प्रदेश लाया जाए वापस, तो मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया, गंभीरता दिखाई और उसके बाद लद्दाख प्रशासन से संपर्क साधते हुए इन सभी की आज वापसी। तकरीबन 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये सभी रांची पहुंचने वाले हैं। और सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे रांची से जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, एक तरीके से ये माना जाए तो झारखंड की ये पहली पहल इन लोगों के तौर पर भी, और ये भी कि संजीदगी हेमंत सोरेन की तरफ से सबसे ज्यादा। बिल्कुल विभाग कह सकते हैं। जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान पहली जो ट्रेन आई थी श्रमिकों को लेकर तेलंगाना से, वो रांची आई थी और उस समय भी हेमंत सोरेन ने अपना जो नेतृत्व क्षमता था उसको दिखलाया था, किस तरह से उन्होंने बातें की थी। और आज फिर से पहली बार पूरे देश में दुर्गम इलाके से लेह में, जहां पर बॉर्डर रोड के जो बनाने वाले लोग थे उस बीआरओ के, वहाँ के जो 60 मजदूर हैं कह सकते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था मुख्यमंत्री को, मार्मिक ट्वीट किया था कि वो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं और उनको लाने की व्यवस्था करें। इसके बाद पूरी संजीदगी दिखाई है झारखंड की सरकार ने। लद्दाख के प्रशासन से उन्होंने बातें की, उसके बाद परमिशन लिया और अपने खर्च पे आज के दिन पहली बार लद्दाख से एयरलिफ्ट करके 60 मजदूरों को रांची लाया जा रहा है वाया दिल्ली। जी उपेंद्र, ये सभी मजदूर किन किन जगहों से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि यहां से फिर उन सभी लोगों को उनके गृह जिले तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सरकार की। देखिए विभाग, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो 60 मजदूर हैं उसमें से ज़्यादा संख्या है वो संथाल क्षेत्र के मजदूर हैं और उसके लिए यहाँ व्यवस्थाएं की जा रही है। एयरपोर्ट पर ही उनको खाने पीने की व्यवस्था होगी। इसके बाद यहाँ से बस से सबको अपने अपने गृह जिले भेजा जाएगा। चूँकि रांची से संथाल की दूरी काफ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं हो, इसको लेकर सरकार की ओर से काफ़ी कुछ यहाँ पे तैयारियाँ की जा रही है। विभाग बिल्कुल, इसके साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे उपेंद्र कि क्या कोई आधिकारिक जानकारी, किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट को हम अगर कोट करना चाहें जिसमें ये बताया गया हो कि सिर्फ ये 60 ही नहीं, अन्य भी जो लोग जो हैं फंसे हुए हैं तो उन तक सरकार की मदद पहुंचेगी? देखिए, लगातार हेमंत सोरेन हो या फिर उनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी हों, लेबर मिनिस्टर हो सत्यानंद भोक्ता, उन्होंने आज कहा है कि लगभग 8 लाख रुपए सरकार खर्च कर रही है। आज जो 60 लोग उनको लाना है, इसके बाद ये प्रक्रिया आगे चलेगी। कई जो मजदूर हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में है, दुर्गम जगह पे हैं और उनको लाने के लिए वहाँ ट्रेन की सुविधा नहीं है, बस की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर कोशिश होगी सरकार की कि वहाँ की सरकार से परमिशन लेकर, NOC लेकर के उनको एयरलिफ्ट करा करके और अपने राज्य में वापस लाया जाए। क्योंकि झारखंड सरकार
सरकार ने साफ कहा है कि कोई भी झारखंड का मजदूर कहीं पर भी है तो जिम्मेवारी झारखंड सरकार की है कि उनको सुरक्षित अपने घर में वापस लाएं। विभा, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से यहां पर ये संजीदगी झारखंड सरकार की तरफ से दिखाई गई, जिनमें इन 60 मजदूरों को जो कि लेह के दुर्गम क्षेत्र में फंसे हुए थे और उसके बाद इन्हें एयरलिफ्ट कर आज रांची लाया जा रहा है। तकरीबन 3 बजे का वक्त जब ये सभी रांची पहुंचेंगे और यहां से इनके गंतव्य तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी और व्यवस्था यहां पर मुकम्मल तरीके से। पहले बार हम लोग चढ़ रहे हैं प्लेन में तो बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी आ रहा है। तो हम लोग सरकार के माने में हम लोग ये जा रहे हैं। हमारी झारखंड सरकार की वजह से आज हम प्लेन में चढ़ने का मौका मिल रहा है। इसमें तो बड़ा ही खुशी लगता है और घर जाने का बड़ा ही अलग सा खुशी महसूस होता है। और यहाँ हमारे पूरे 60 लोग हैं। अभी घर में थोड़ा खेती सीजन आ गया तो घर में कोई नहीं है, मम्मी पापा है नहीं, तो अकेले में बड़ा भाई हूँ, छोटा बहन है, भाई है, बहन है। अभी ऐसे लग रहा था इधर से जा नहीं पाएंगे। ऐसे झारखंड सरकार से हम लोग मदद मिला, थोड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा एयरपोर्ट में हो, थोड़ा जा रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो देखिए झारखंड सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए तमाम मजदूर, जिनका ये कहना कि ये पहली बार है जब ये प्लेन में बैठ रहे हैं और इस मौके पर जब इन्होंने ट्वीट किया तो इन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन तक इतनी जल्द ये मदद पहुंचेगी। लेह लद्दाख में फंसे झारखंड के मजदूरों की घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से लद्दाख में कोरोना काल में फंसे मजदूरों को एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली लाया जा रहा है और उसके बाद दिल्ली से रांची इन्हें लाया जाएगा। सभी मजदूरों के आज शाम तक रांची पहुंचने की संभावना जाहिर की जा रही है। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का प्रयास रंग ला रहा है और कोरोना के समय लद्दाख में फंसे करीब 300 प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का रास्ता अब साफ हो गया है। सभी को दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली के बाद सभी को झारखंड बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, उसके वहाँ से आने के बाद सभी को जिन जिला के होंगे उनको बस से घर तक पहुँचाया जाएगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य क्षमता, इच्छा शक्ति ने कहा था कि सभी प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित लाएंगे, ट्रेन से भी लाएंगे, बाय प्लेन भी लाएंगे। रामगढ़ जिला प्रशासन कितनी संवेदनशील है, एक तस्वीर देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीर इतनी भयावह है कि हम आपको ये तस्वीर पूरी तरह से दिखा नहीं सकते। और इसके साथ यहाँ के चुटूपालू घाटी में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी ट्रक में एक प्रवासी मजदूर दब गया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन प्रशासन की संवेदनहीनता देखिए कि प्रवासी मजदूर का शव ट्रक में 2 दिन तक यूं ही दबा रहता है, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। ना तो शव को वहां से निकाला गया और ना ही ट्रक को वहां से हटाया ही गया। जब प्रवासी मजदूर के परिजन खोजबीन करते हुए पहुंचते हैं तब उन्हें यह पता चलता है कि मजदूर इसी ट्रक में 2 दिन से दबा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खुद तस्वीर देखिए और जिला प्रशासन की संवेदनहीनता का आप अंदाजा लगाइए। ऐसे वक्त में जब एक शख्स यहां पर इस हादसे का शिकार हुआ, उसकी मौत हो जाती है, वो इसमें 2 दिन तक दबा रहता है, लेकिन उसे यहां से निकालने की या इस ट्रक को यहां से हटाने की जहमत नहीं उठाई गई। तो रात में रांची से फोन किए थे 10 बजे रात में कि मैं सुबेरे चौपारण पहुंच जाऊंगा, तो गाड़ी लेकर आ जाना। गाड़ी लेकर जहाँ गया आदमी तो वहाँ अभी पहुँचा नहीं। इसी के बीच में पता चला, कोई बताया है कि गाड़ी या पहाड़ी पर, रामगढ़ पहाड़ी पर मतलब दुर्घटना हो गई है। तो हम लोग कल रात में दिन में ही निकले थे, दिन में वहाँ गए, जो रामगढ़ अस्पताल गए, वहाँ पता किया, वहाँ एक डेड बॉडी देखे, वहाँ नहीं था हमारा। कहीं गए रिम्स गए, रिम्स में भी नहीं मिला। 5 जन वहाँ गए, फिर हम लोग को शक हुआ कि यहाँ हमारा आदमी चपा हुआ है। तब हम लोग आए तो यहाँ देखे तो मेरा डायरी मिला, बैग मिला, टीवी वो देखो टीवी में है। आदमी लगता है, मेरा शक है कि मेरा आदमी यहाँ से चपा हुआ है। 2 दिन से हुआ है, लेकिन कोई किसी का फिक्र नहीं है। रामगढ़ जिले का यह चुटूपालू घाटी कहा जाता है, जो मौत की घाटी से ये कुख्यात है।
जिस जगह पर हम खड़े हैं यह जगह सबसे ज़्यादा डेंजर जोन कहा जाता है। यहाँ पर अकस्मात हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं, फिर भी हम यहाँ पर दर्शकों को दिखाने के लिए पहुँचे हैं। यह वही जगह है जहाँ पर 2 दिन तक एक मजदूर का शव पड़ा रहता है और रामगढ़ जिला प्रशासन लापरवाह बनी रहती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 दिनों तक शव पड़ा रहा, मगर रामगढ़ प्रशासन को नींद नहीं खुली। यह प्रशासन कितनी संवेदनशील है यह इससे साफ जाहिर होता है। जयंत कुमार, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद आनन फानन में रिम्स का ओपीडी खोल दिया गया है, लेकिन यहां सुविधाएं और कोरोना से बचने के लिए किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, मरीजों के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर तक नहीं खोले गए हैं। जायजा लिया संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद आखिरकार रिम्स का ओपीडी आज खोल दिया गया है। अपने कैमरामैन से कहें दिखलाएं कि व्यवस्था क्या है। जो डॉक्टर हैं वो सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो प्रोफेसर रैंक के डॉक्टर हैं या फिर जो पीजी डॉक्टर हैं वो सब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ चूंकि पूरी नहीं हुई है। आनन फानन में ओपीडी को खोला गया है। पहले से बताया जा रहा था कि 1 जून से ओपीडी शुरू होंगे, लेकिन जिस तरह से सख्त आदेश स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने दिए हैं उसके बाद रिम्स का ओपीडी खोला गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन काउंटर नहीं खुल पाया है, जिसकी वजह से अभी कोई भी जो मरीज है वो इसका लाभ नहीं ले सके हैं। हालांकि रिम्स के प्रशासन ने एक आदेश दिया है कि इमरजेंसी में जहां पर्चा कटता है वहीं पर से रजिस्ट्रेशन कराकर जो ओपीडी में मरीज आ रहे हैं वो दिखला सकते हैं, लेकिन जो उनका ये आदेश है वो सिर्फ आदेश ही रहा है। हम बात करते हैं डॉक्टर प्रभात से। सर, ये बताइए कि परेशानी क्या आ रही है? आप लोग आए हुए हैं, बाहर खड़े हैं। नहीं, बाहर खड़े होने का कारण क्या है कि अभी ये मेरा करीब 2-2.25 महीने के बाद खुला है आउटडोर, और यहाँ पर कोई भी जो कोविड के दौर में आउटडोर को जिस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए था कोई व्यवस्थित नहीं है। ये एकाएक जो आया है ऑर्डर और हम लोग आके यहाँ खड़े हो गए, ड्यूटी करना है, हम सरकारी सेवक हैं, लेकिन इसके पहले प्रबंधन को चाहिए था कि इसकी साफ़ सफाई होती, सैनिटाइजेशन होता, पेशेंट कहाँ खड़ा रहेगा, कहाँ बैठेगा, उससे हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। हमको मास्क चाहिए, ग्लव्स चाहिए, हेड कवर चाहिए, तो ये सब चीज़ कौन देगा हमको, कहाँ से मिलेगा, पेपर कहाँ से, रजिस्ट्रेशन पेपर कहाँ से आ रहा है, जो पेशेंट आ रहे हैं उसको सोशल डिस्टेंसिंग, उसका सैनिटाइजेशन कैसे होगा, ये कुछ मालूम नहीं है। हम लोग आगे खड़े हैं चुपचाप से, पेशेंट है नहीं, हम लोग समय बिता रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना बंदी के बीच सरायकेला सदर अस्पताल की ठप पड़ी ओपीडी सेवा भी शुरू हो गई है। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक के बाद जो तमाम निर्देश हैं उसके बाद इस सेवा को शुरू किया गया है और इस सेवा के शुरू होने से सामान्य मरीजों का अस्पताल आना भी शुरू हो गया है। वहीं अस्पताल में कोरोना को लेकर विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं। सिविल सर्जन ने सोशल डिस्टेंसिंग पर ज्यादा जोर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि एक दूरी जो एक आदमी से दूसरे आदमी की दूरियाँ होती है वो जरूर मेंटेन हो और कम से कम 1 मीटर की दूरी में लोग रहें और इस तरह से आए कि एक जगह कहीं गैदरिंग ना हो। सब लोग को मास्क पहनना जरूरी है। फ्रिक्वेंटली वो हाथ अपना सैनिटाइज करते रहेंगे और जब भी यहाँ से जाएंगे तो हाथ सैनिटाइज करके ही बाहर निकलेंगे। तो क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर सरकार से और सरकारी तंत्र की कुव्यवस्था से बेहद नाराज हैं। ना तो इन्हें नाश्ता ही मिल रहा है और ना सही से खाना। नाश्ता खाना तो दूर की बात है, अभी तक इनके स्वाब की जांच तक नहीं की गई है। रिपोर्ट के इंतजार में 17 प्रवासी मजदूर आज से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। प्रवासी मजदूरों से बात की हमारे सहयोगी दिलीप कुमार ने। कई क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जहां पे इन प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन किया जा रहा है, रखा जा रहा है और यहाँ के काफ़ी दिनों बाद फिर इनको अपने घर भेजा जा रहा है। लेकिन आज हम रियलिटी टेस्ट करेंगे और इस वक्त हम धनबाद के पॉलिटेक्निक में है और पॉलिटेक्निक में मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये क्वारंटाइन सेंटर है, हॉस्टल को बनाया गया, क्वारंटीन किए हुए। हम लोग भी अंदर ना जा सकें या फिर कोई ये लोग जो बाहर आकर पहले प्रदर्शन करते थे वो बाहर ना आ सके, इसलिए जिला प्रशासन की तरफ से ताला मार दिया गया है। और ताला मारने का कारण तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जिला प्रशासन भी अब ये चाहती है कि अंदर की चीज़ों को बाहर ना निकले। और हम बात करेंगे यहाँ पे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और यहाँ पे कई ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो 14 तारीख से यहाँ पे क्वारंटीन है, लेकिन उनका अभी तक स्वैब जांच नहीं हुआ और कई लोगों का स्वैब जांच की रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट के इंतजार में किन्हीं को खाना नहीं मिल रहा है।
किन्हीं को सही से दवा नहीं मिल रहा है, कोई कुछ डायबिटीज के पेशेंट भी हैं उनको दवा नहीं मिल रहा। और आज बड़ी खबर यह है कि आज से यहाँ पे जो 17 प्रवासी मजदूर यहाँ पे क्वारंटीन है वो आज से भूख हड़ताल करेंगे। और भूख हड़ताल इसलिए करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग कह सकते हैं जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन गंभीर नहीं दिख रही है इन प्रवासी मजदूरों को लेकर के। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए कितनी छोटी बच्ची है और इनकी माँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी माँ यहाँ पे कल आई है और क्या परेशानी हो रही है आपको, क्या परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी है मेरी, एक नहीं मेरी 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उसको कुछ भी नहीं दिया जा रहा खाने पीने के लिए। अगर आप सुविधा नहीं दे सकते तो हम लोग को घर पे करिए, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते इतनी दिक्कत से। डर इस बात का है कि अगर ये निगेटिव इनकी रिपोर्ट आती है और दूसरे लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो फिर ये भी जांच के दायरे में आएंगे और इन्हें फिर से क्वारंटीन किया जाएगा। तो ये हालात है और आज रियलिटी टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे थे पॉलिटेक्निक कैंपस में। और पॉलिटेक्निक कैंपस में 3 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं और कमोबेश तीनों का यही हाल है। और ये सिर्फ तीनों की बात नहीं की जाए, धनबाद के कई इलाके से क्वारंटीन सेंटर में बेहतर सुविधा की मांग को लेकर के हंगामा की खबरें आती रहती हैं। दिलीप कुमार, न्यूज 18, धनबाद। गिरिडीह में दूसरे राज्यों से लौटकर आए प्रवासी मजदूर भगवान भरोसे हैं। होम क्वारंटीन में रह रहे मजदूरों को सरकार के द्वारा खाने पीने की व्यवस्था नहीं की जा सकी है और प्रवासी श्रमिकों का ये कहना है कि वे घर से खाना मंगाकर यहां पर रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया है, जिसको लेकर नाराजगी है। खा पी रहे हैं, बस वही घर से जो मिल रहा है वही खा पी रहे हैं। घर से खाना लाता है रात को, दोपहर को, सुबह को। पानी कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? पानी अभी बीच बीच में कुआं है, वहीं से ला रहा हूँ। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है। तो जामताड़ा के कर्माटाड़ के छायाटाड़ सुबडीडी में सील किया गया इस इलाके को। यहां एक पॉजिटिव केस आने के बाद 26 वर्षीय युवक को कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिस पर बंगाल से जामताड़ा भागकर आने और ईद में गांव वालों के साथ नमाज पढ़ने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। डॉक्टर अजीत कुमार दुबे और डॉक्टर दुर्गेश झा के निगरानी में गांव को फिलहाल सील किया गया है, जहां इस बात का खुलासा हुआ कि सैकड़ों ग्रामीणों के साथ कोरोना पॉजिटिव ने नमाज अदा की थी। प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी उपायुक्त गणेश कुमार ने दी है। छायाटार में हम लोग आए, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट मिला था उसको तो हम लोगों ने उडलबनी में रखे हैं, लेकिन साथ में इस गांव में जो उनके घर में है या इस गांव में जो लोग उनसे कांटेक्ट में आए हैं उनका कांटेक्ट ट्रेसिंग किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने पूरा बैरिकेडिंग करवा दिया है इस गांव में। उसका पूरा हिस्ट्री लेने पर पता चला कि वो बहुत लोगों से भी मिला है। इवन वो नमाज अदा करने के समय में पूरे समुदाय के साथ नमाज अदा किया है, जिसकी जांच हमारे चिकित्सक के द्वारा भी की गई थी, प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा भी की गई और पुलिस पदाधिकारियों द्वारा भी की गई। एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी भी लोगों को बेहद परेशान कर रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर पानी की किल्लत हो तो फिर स्थिति कैसी होगी, आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। लातेहार जिले के कई क्षेत्रों में चापाकल खराब पड़े हैं, कुछ ठीक है तो वहां पानी के लिए लंबी कतारें लगी हैं। जिला प्रशासन पेयजल को लेकर कुछ खास पहल करता नजर नहीं आ रहा। बहुत दिक्कत से हम लोग पानी यहाँ बहुत कभी जभी जो है चापाकल से निकलता है तो कुछ उसे हम लोग सिर्फ पीने के लिए यूज कर रहे हैं, बहुत दिक्कत होता है। और पानी जो है से हम लोग जाकर ढोणा में जो है से पानी बर्तन उर्तन मांजने के लिए लाते हैं पानी वहाँ से। पानी की दिक्कत हो रही है, वहाँ पे नगर पंचायत के द्वारा टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ हमारा एक गैंगमैन भी तैयार है, जहाँ भी चापाकल खराब हो रहे हैं तुरंत 15 से 20 मिनट में गैंगमैन वहाँ पहुँच के उस चापाकल की मरम्मती कर दी जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार पूरे एक्शन में है। 2 दिन पहले जरेडा के निर्देशक रहे निरंजन कुमार के खिलाफ एसीबी जांच के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से इस आदेश को पारित किया गया, जिसके बाद एसीबी ने कांड दर्ज कर मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। निरंजन कुमार पर अपने व्यक्तिगत प्रभाव से निदेशक के पद पर बने रहने और इसका दुरुपयोग कर 170 करोड़ का वित्तीय अनियमितता करने का आरोप है।
एसीबी ने इस मामले में प्रारंभिक जांच कर जुलाई 2018 में मुख्यमंत्री से प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी भुवन किशोर झा। भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार पूरे एक्शन में होती हुई दिख रही है। 2 दिन पहले जरेडा निदेशक रहे निरंजन कुमार के ऊपर में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने यहां मामला दर्ज कर लिया है। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक रहे और जरेडा के निदेशक के पद पर रहे निरंजन कुमार के खिलाफ 170 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का आरोप है। इसके अलावे अपने पद का दुरुपयोग कर निरंजन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में एसीबी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अब मामले की जांच चल रही है और आने वाले समय में इस कांड का और भी उद्भेदन होने की संभावना बढ़ गई है। कैमरा पर्सन अमित के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। चतरा में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में फर्जीवाड़ा कर नियुक्ति मामले में डीसी जितेंद्र कुमार सिंह ने एक बड़ी कार्रवाई की है। डीसी ने नियुक्ति प्रक्रिया में की गई धांधली की मिल रही शिकायत और जांच रिपोर्ट के आधार पर डीडीसी कार्यालय के प्रधान सहायक ब्रजेंद्र कुमार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। अवैध नियुक्ति के करीब 29 साल बाद सहायक के विरुद्ध हुई बर्खास्तगी की कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है। दरअसल साल 1992-93 में डीआरडीए के नियुक्ति नियमावली और निर्देशों की अनदेखी कर ब्रजेंद्र कुमार की नियुक्ति सहायक के रूप में की गई थी। तो उनके कार्यालय सहायक जो थे उनके इसमें शिकायत ये आई थी कि वो नियमावली के विरुद्ध उनको रखा गया है और नियमावली के अकॉर्डिंगली वो अर्हता पूरी नहीं करते। तो उनकी फाइल को पूरी तरीके से स्टडी किया गया, देखा गया किस किस तरीके से उनकी सेवा अभी तक आए थे और किस किस तरीके से वो लोग वो काम कर रहे थे। तो ये पाया गया कि हाँ उनके जो पदस्थापन हुआ है उसमें डीआरडीए की जो नियमावली है उसका पूर्णतः पालन नहीं। कोरोना बंदी में किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। सिन्हा में किसान लीची का व्यवसाय करते हैं और इस बार लीची के फल भी अच्छे हुए हैं, लेकिन बिक्री नहीं होने से किसानों को खासी परेशानी हो रही है। कोरोना बंदी की वजह से दूसरे राज्य से व्यवसायी नहीं आ रहे और इसलिए इनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। जगह के सिन्हा नंदगांव में काफी वर्षों से लीची की खेती लगातार होती आ रही है। यहाँ हम देख सकते हैं कि करीबन 200 लगभग यहाँ पेड़ लगे हुए हैं और लीची काफी अच्छे तरीके से तैयार है। हम बात करना चाहेंगे यहाँ के किसान से। क्या मतलब यहाँ पे कैसे अभी खेती कैसे हो रही थी? खेती तो अभी अच्छा ही हो रहा था, बट अभी जो हालात को देखते हुए अभी उतना पहले से अच्छा नहीं है लीची, बट बहुत है। अभी मौसम भी खराब उराब है तो लॉकडाउन के वजह से मालिक भी आने नहीं पा रहे हैं, जो खरीदार है यहाँ का तो हम लोग को परेशानियां भी झेलना पड़ रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लीची पूरी तरीके से तैयार है, जैसे रांची, छत्तीसगढ़, बंगाल से इनके खरीदार आते थे और लीची यहाँ से लेकर जाते थे, परंतु लॉकडाउन के वजह से इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोहरदगा से न्यूज 18 के लिए अदिति सिन्हा। जामताड़ा के एक पारा शिक्षक ने लॉकडाउन का बेहतर इस्तेमाल किया है। स्कूल बंद होने पर शिक्षक शिवधन हांसदा ने खेती पर जोर दिया। उन्होंने 3 बीघा जमीन पर मूंग की खेती की। खरीफ की फसल के बाद मूंग की खेती जिले में इस बार पहली बार अपनाई गई है और कृषि पदाधिकारी के अनुसार मूंग की खेती जामताड़ा के लिए एक बेहतर विकल्प बन सकती है। इस लॉकडाउन में मैंने अपना समय का सदुपयोग किया। पूरे 2 महीना टाइम तक लगभग हो गया है, तो मैंने इस लॉकडाउन में मूंग की खेती की है। अपना समय को मैंने अपना सदुपयोग किया है। ऐसे नहीं कि आदमी घर में बैठे बैठे बोर हो। खबर गोड्डा से, जहां पर एक परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित है। आवास योजना का इस परिवार को लाभ नहीं मिल रहा और इस वजह से ये परिवार अभी भी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। एक घर है लेकिन उसकी हालत ऐसी कि थोड़ी सी बारिश से या फिर तेज हवाओं से ये टूट जाती है। इस परिवार का अभी तक बीपीएल सूची में नाम नहीं है और इसीलिए इन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। कहते हैं घर का खाने पीने का, हम लोग का खेती गृहस्थी है ये नहीं है। कैसे चलता है फिर?
ये बात का सामान बना के बेचते हैं। हाँ तो खाते हैं, कमाते हैं तो खाते हैं सर, ज्यादा जिम्मा लोग का नहीं है। हम तो बहुत इस सब के लिए मैंने मुखिया, ग्राम सेवक, ब्लॉक तक हम इस सब का ये किए कि सबको बहुत दिन पहले आवास मिला है, लगभग 25-30 साल पहले, जो कि बहुत टूट फूट गया है। और नाम मैंने BPL नाम में नहीं रहने के कारण वो लोग यही मैंने कनी कटाते रहे कि नाम नहीं है लिस्ट में, इसलिए इस सब का आवास नहीं हो सके। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़।